आइए तो अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्लास 12 फिजिक्स के अनसोल्ड पेपर के 2025 के सेट को करा रहे हैं और आज है इसका पार्ट 6। और जिसने इसका पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 नहीं देखा है तो वो चैनल पर जाकर वीडियो को ज़रूर देखें। तो आज हम करा रहे हैं खंडे यह। तो ये पूरे 20 नंबर का पूछा जाता है, मतलब इसमें 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमेन हर एक क्वेश्चन 5-5 नंबर का होता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं कि क्या पूछा गया था। तो इसमें पूछा गया था कि पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है। सरल परिपथ बनाकर इसकी कार्यविधि को समझाना है। ठीक है, तो अब हम इसे कैसे समझाएंगे पूर्ण तरंग दिष्टकारी को। तो इसमें होती हमारी 2 कुंडलियां। एक तो होती है ये कुंडली, ठीक है, जो कि किससे जुड़ी हुई होती है। तो ये जुड़ी होती है प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज से। तो ये हमारी प्राथमिक कुंडली, क्या जिसे कहते हैं प्राइमरी। तो ये होती है हमारी प्राथमिक कुंडली। अब इसके साथ होती है दूसरी कुंडली जिसे कहते हैं द्वितीयक कुंडली, जिसमें कुंडली की संख्या इससे ज्यादा होती है। तो जो ये कुंडली के बिंदु हैं इसे मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं B। ठीक है, तो ये जो हमारी द्वितीय कुंडली है तो ये पीएन संधि डायोड से जुड़ी होती है। तो इसमें 2 पीएन संधि डायोड होते हैं, P हो गया ये, N हो गया ये। ठीक है, तो ये पीएन संधि डायोड है D1 और ऐसे ही इधर भी ये दूसरे पीएन संधि डायोड से जुड़ी हुई होती है ये द्वितीय कुंडली। तो इसको कह देंगे D2। और ये क्या है, तो ये मतलब कि द्वितीय कुंडली को क्या कहते हैं, सेकेंडरी कहते हैं। तो इसके इस बिंदु को कह देंगे S1 और इस बिंदु को कह देंगे इसको S2। ठीक है, तो इसमें जो इसका P क्षेत्र है तो वो इसके दूसरे P क्षेत्र से जुड़ा हुआ होता है। ऐसे ही जो इसका N क्षेत्र है तो वो इस दूसरे के N क्षेत्र से जुड़ा हुआ होता है। अब क्या काम करते हैं कि जो ये कुंडली जा रही है, जो इसका मध्य बिंदु है उस पर एक बिंदु लेते हैं T और इसमें फिर लेंगे हम RL लोड प्रतिरोध, RL लोड प्रतिरोध। ठीक है, तो इसे मिला देंगे और जो ये N वाली आ रही है इसको इससे मिला देंगे। तो ये क्या है, तो ये है RL लोड प्रतिरोध। अब इस द्वितीयक कुंडली में क्या होता है कि अगर A पर आ जाए पॉजिटिव और इस B पर आ जाए निगेटिव तो क्या काम होगा, तो जो धारा होगी तो वो इधर से बहेगी, मतलब अग्र मतलब आगे की ओर बहेगी। तो वो गई D1 में, फिर ऐसे आके इस बिंदु C से बिंदु D तक चली जाती है, मतलब इसमें तो आ जाती है धारा। और जब इस पर क्या है, तो इस पर है हमारा ऋणात्मक आवेश। तो इसका जो डायोड होगा D2 तो वो कैसा होगा, 0 होगा। तो इसमें धारा नहीं बहेगी, मतलब ये कैसा है, पश्च है। तो पश्च में धारा नहीं बहती है। और अगर अब उल्टा कर दिया जाए, मतलब जो ये B है उस पर आ जाए पॉजिटिव और A पर आ जाए निगेटिव, तो क्या होगा। अगर ऐसा हो जाए तो फिर अगर इस पर पॉजिटिव आ जाए तो धारा यहाँ से ऐसे जाएगी, ऐसे जाकर इस C से D की ओर ऐसे जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा B, तो B हो गया इसमें अग्र। और ऐसे ही A पर कैसा है, A पर है निगेटिव, तो ये हो जाएगा पश्चिम। तो इसकी जो धारा होगी तो वो कैसी होगी, 0 होगी। तो अब इसमें धारा नहीं बहेगी। तो बच्चों आपको एग्जाम में इसका ड्रॉ कुछ इस प्रकार ही बनाकर आना है कि ये तो होती है क्या, प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज, और ये होती है हमारी इसमें क्या, ये होती है प्राथमिक कुंडली, और इसमें ये होती है हमारी द्वितीय कुंडली जिसमें S1 और S2 होते हैं। और इसकी ये कुंडली के बिंदु हुए A और B और इसका जो मध्य बिंदु है तो वो हो गया T। तो ये 2 पीएन संधि डायोड से जुड़ी हुई होती है और इसमें एक RL भी जुड़ा होता है जो कि N से और इस T से जुड़ा हुआ होता है। तो ये होती है हमारी निर्गत वोल्टता। ठीक है, अब आप इसके बारे में एग्जाम में कैसे लिखोगे, मतलब कुल मिलाकर ये बात है कि इसमें AC को DC में चेंज कर दिया जाता है। तो आप एग्जाम में ऐसे लिखोगे कि पूर्ण तरंग दिष्टकारी वह उपकरण है जो कि प्रत्यावर्ती धारा के पूर्ण भाग का दिष्टकरण कर देता है। और जो इसकी संरचना है या इसकी बनावट है तो वो लिखोगे कि इसमें प्राथमिक कुंडली को एक प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज से जोड़ दिया जाता है।
तथा द्वितीयक कुंडली से 2 पीएन संधि डायोड D1 व D2 को जोड़ दिया जाता है। इसमें एक पी क्षेत्र को दूसरे पी क्षेत्र से जोड़ देते हैं तथा एक एन क्षेत्र को दूसरे एन क्षेत्र से जोड़ देते हैं। एक लोड प्रतिरोध RL को द्वितीयक कुंडली के केंद्रीय निष्कास यानी T तथा एन क्षेत्र के बीच जोड़ दिया जाता है। तो ये होती है इसकी संरचना। अब हम देखेंगे इसकी कार्यविधि को। तो कार्यविधि है कि प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के धनात्मक अर्धचक्र। अब अर्धचक्र क्या है ये धनात्मक? तो इसमें ऐसा होता है कि जैसे ये था, ठीक है, तो आधा चक्र तो हुआ ये और फिर पूरा चक्र हो जाएगा ये। तो अगर ये पूरी तरंग आ जाती है तो ये बन जाता है पूर्ण तरंग दिष्टकारी। क्या बन जाता है जब होता है ये पूर्ण तरंग दिष्टकारी। और अर्ध चक्र होता है ये आधा। अब जैसे ये है तो ये है ए बिंदु और ये है बी बिंदु। तो एक बार तो इस पर प्लस कर देंगे और इस पर होगा इसमें माइनस। तो जब इसमें से ऐसे जाएगी ये तरंग, तो अगर ए पर है प्लस तो उस पर क्या काम होगा? तो उस पर सिर्फ ऊपर वाले हिस्से यानी D1 में ही धारा बहेगी और जो उसका D2 होगा तो वो कैसा होगा? शून्य होगा। और अगर ये B तो हो जाए पॉजिटिव और A हो जाए इसमें निगेटिव, तो ये हो जाता है, ठीक है। तो इसमें ऐसे हो जाएगा उल्टा कि इसमें D2 में तो धारा बहेगी और इसका D1 क्या हो जाएगा? शून्य। तो यही होता है हमारा अर्धचक्र। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो अर्धचक्र होता है ये वाला। तो इसमें है कि इसकी कार्यविधि है कि प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के धनात्मक अर्धचक्र में जब द्वितीय कुंडली के ए सिरे पर धनात्मक और इसके बी सिरे पर ऋणात्मक होता है तो संधि डायोड D1 अग्र दिशिक की स्थिति में होता है। कैसा होता है? अग्र दिशिक की स्थिति में होता है, यानी उसमें धारा आगे की ओर आने लगती है। तथा D2 पश्चिम दिशिक में होता है, यानी D2 हो जाएगा शून्य। तो इस अवस्था में D1 से धारा C से D की ओर बहने लगती है और जबकि D2 में धारा प्रवाह शून्य होता है। इसी प्रकार ऋणात्मक अर्धचक्र में जब द्वितीय कुंडली के सिरे A पर ऋणात्मक और सिरे B पर धनात्मक होता है तो D2 अग्र दिशिक की स्थिति में होता है तथा D1 पश्चिम दिशिक में होता है और इस अवस्था में धारा D2 में C से D की ओर बहने लगती है, जबकि D1 में धारा का प्रवाह शून्य होता है। इस प्रकार दोनों डायोड चालन स्थिति में होते हैं। तो ये था पूर्ण तरंग दिष्टकारी के बारे में। तो ये पूरे 5 नंबर का पूछा गया था। अब अगला क्वेश्चन इसमें ही अथवा करके पूछ लिया गया था कि अल्फा प्रकीर्णन के प्रयोग का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इस प्रयोग से प्राप्त प्रेक्षण से परमाणु संरचना के बारे में लिखिए। तो ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन था, या तो उसे करना था या फिर इसको करना था। तो इसमें क्या होता है कि इसमें सन 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड ने सोने या चांदी की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बमबारी की। तो ये जो आ रही है तो ये क्या है? तो बच्चों ये है अल्फा कण। ये इधर रदरफोर्ड ने छोड़ दिए हैं अल्फा कण इतने सारे, मतलब अल्फा किरणें, ठीक है। और ये जो आपको ये गोला दिख रहा है तो ये होता है सोने या चांदी की पतली पिन्नी। क्या होती है? तो ये होती है सोने या चांदी की पतली पिन्नी पर रदरफोर्ड ने अल्फा किरणें छोड़ दी। तो इससे उन्हें क्या क्या चीजें दिखी? तो जो अल्फा किरणें आई अगर इसके किनारों पर तो वो तो इसे सीधा पार कर गई, जैसे ये जा रही है तो ये तो इसको सीधा पार कर गई। लेकिन जो अल्फा किरणें इसके थोड़े थोड़े बीच में आई तो वो ऐसे जाकर क्या हो गई? तो वो तिरछी हो गई, मतलब कि वो इधर नहीं जा पा रही। तो इसका मतलब इसमें कुछ तो ऐसा है जो इसे रोक रहा है। तो मतलब ये हिस्सा कुछ थोड़ा सा कठोर तो होगा कि ये इधर तक तो आई हैं पर ये इधर से सीधा तिरछी चली गई हैं, ठीक है। और ऐसे ही ये दूसरी भी अल्फा किरण आई थी तो ये भी ऐसे आकर फिर तिरछी हो चली गई पर ये इधर नहीं जा पाई। तो इसका मतलब इसमें ऐसा कुछ तो है कि जो इन्हें रोक रहा है। और अगर बात करें इस सोने या चांदी की पिन्नी में जो इसका बीच वाला हिस्सा है तो उसमें तो जब अल्फा किरणें आई तो वो तो तिरछी भी नहीं जा पाई, मतलब ऐसे भी नहीं जा पाई, तो वो सीधा उल्टी ही चली गई।
मतलब इसमें अल्फा किरण आई और आकर इससे टकराकर उल्टी चली गई, तो इसका मतलब कि ये वाला जो हिस्सा है तो ये सबसे ही ज्यादा इसमें कठोर हिस्सा था, ठीक है। और ऐसे ही इसमें देखा गया। तो जो अल्फा प्रकीर्णन है उसका प्रयोग यही है। आप इसमें लिखोगे, ये इसका चित्र बनाना पहले तो बिल्कुल ऐसे ही, और फिर इसके बारे में आपको लिखना है कि सन 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड ने सोने या चांदी की पतली पिन्नी पर अल्फा कणों का बमबारी किया तो निम्नलिखित निष्कर्ष निकला। तो इसमें क्या क्या निष्कर्ष निकला है? तो इसमें सबसे पहला निष्कर्ष निकला था कि अधिकांश अल्फा किरणें सीधे आर पार चली गई। तो जो इसमें अधिकांश ये अल्फा किरणें हैं तो ये इसमें सीधे आर पार चली गई, जिससे सिद्ध होता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है, कि जो ये हिस्सा है इसका तो ये कैसा है, खोखला है, जब भी तो ये इसे पार कर गई। अब इसका दूसरा निष्कर्ष क्या निकला है? तो इसका दूसरा निष्कर्ष निकला था कि कुछ अल्फा किरणें अपने मार्ग से विक्षेपित हो गई, मतलब कि तिरछी चली गई। जो ये अल्फा किरणें थी तो ये इसमें सीधी ना जाकर कैसे गई, ऐसे आ गई। तो मतलब ये कैसी हो गई? तो ये हुई हैं तिरछी, विक्षेपित हो गई हैं अपने मार्ग से। तो आप इसमें लिखोगे कि कुछ अल्फा किरणें अपने मार्ग से विक्षेपित हो गई, जिससे सिद्ध होता है कि परमाणु के केंद्र में एक सूक्ष्म भाग है जो कि धनावेशित होता है। मतलब एक ऐसा छोटा सा हिस्सा है, सूक्ष्म का मतलब सबसे छोटा हिस्सा। तो इसमें मतलब कि परमाणु के केंद्र में एक सूक्ष्म भाग है, और जो कैसा है? तो इसके चारों ओर है प्लस का चार्ज। तो ये कैसा है? तो इसके चारों ओर होता है प्लस का चार्ज। इसका तीसरा निष्कर्ष निकला था कि बहुत कम अल्फा किरणें अपने मार्ग से वापस आ गई, जिससे सिद्ध होता है कि वह सूक्ष्मतम भाग अत्यंत दृढ़ होता है, जिसमें परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान और धनावेश निहित होता है। मतलब कि जो ये हिस्सा है परमाणु का तो ये अधिक तो वो सूक्ष्म है, मतलब कि सबसे छोटा हिस्सा है, पर ये सबसे कठोर भी है। तो ये कठोर है जब ही तो ये इससे टकराई और अपने मार्ग में वापस आ गई। तो ये बहुत कम अल्फा किरणें हैं। हाँ, तो ये एक ही जैसे इसमें गई और इससे वापस आ गई। तो आप लिखोगे कि बहुत कम अल्फा किरणें अपने मार्ग से वापस आ गई, जिससे सिद्ध होता है कि यह सूक्ष्मतम भाग अत्यंत दृढ़ होता है या फिर कठोर होता है, जिसमें परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान होता है और इसमें सिर्फ प्लस का चार्ज ही होता है। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। आज की वीडियो थोड़ी छोटी ही रहेगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। थैंक यू।